दोस्तों आजकल हम सभी के बीच कोरियन ड्रामास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं एंड जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स भी अब बहुत कोरियन सीरीज लेकर आ रहा है। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए नए कोरियन ड्रामा टुमारो को, जो कि एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रिम रीपर्स की टीम सुसाइड करने वाले लोगों को बचाने का काम करती है ना चौंका देने वाली बात, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ यही सुना था कि ग्रिम रीपर्स आत्मा को ले जाते हैं, लेकिन ये बचाने वाला फंडा हम पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड फॉलन फ्लावर के साथ। ड्रामे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं गो रयोंग, जो कि एक ग्रिम रीपर्स की टीम की हेड होती है और बहुत स्ट्रिक्ट भी। वो और उनका साथी इम रयोंग आपस में बात कर रहे होते हैं किसी ग्रुप की, जो एक साथ सुसाइड करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि गो रयोंग उन्हें बचाने के लिए जाती है और एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है जिसमें से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। तभी वो इम रयोंग से पूछते हैं कि ये सब आखिर मिले कैसे। तो वो बोलता है कि सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है जो लोगों को सुसाइड करने के लिए आसान तरीके बताता है, तो ये सब उसी ग्रुप के कारण इकट्ठा हुए हैं। तो गो रयोंग फिर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को हवा से भी तेज उड़ाने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों लोग भी जाग जाते हैं एंड मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी गो रयोंग उनको बोलती है कि कैसी मदद, तुम लोग तो मरने जा रहे थे ना, क्या हुआ, अब उतर गया मरने का भूत। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम जीना चाहते हैं। फिर गो रयोंग गाड़ी को एक टूटे हुए पुल के किनारे पर लगा देती है एंड फिर वो लोग और जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हेल्प करो, हमें बचाओ, हमें नहीं मरना है। एंड वो बोलते हैं कि हमें जीना चाहते हैं। तभी इम रयोंग एक ऐप में देखता है कि उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी कम हो रही है एंड इसका मतलब होता है कि वो लोग अब सेफ हैं। तो गो रयोंग उनको वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारे थर्ड मेन लीड चो जुन वोंग, जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, जहां वो सारे क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी कॉन्फिडेंटली, वी कैन से डैट ओवर कॉन्फिडेंटली देते हैं। जहां दूसरी तरफ इंटरव्यू देने आई दूसरी लड़की ताक, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो थोड़ा नर्वसली आंसर देती है एंड बाहर आकर चो जुन की खुशी देखने लायक होती है। वो खुशी से पागल हुआ जाता है एंड अपनी माँ को फ़ोन करके बोल देता है कि माँ, नौकरी पक्की समझो, कि मतलब सिलेक्शन तो मेरा ही होगा एंड मैंने जिस तरीके से आंसर दिए है उस तरीके से कोई दे ही नहीं सकता। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि चलो आओ घर आके रात को पार्टी करते हैं एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी के कारण वो अपने रेस्टोरेंट में आए लोगों को फ्री में खाना बांट देती है। लेकिन उसी समय चो उनको क्लिक होता है कि बॉस का नाम भी ताक, कंपनी का नाम भी ताक एंड जो लड़की इंटरव्यू देने आई थी उसका नाम भी ताक था। तो वो समझ जाता है कि भैया यहाँ तो नेपोटिज्म चल रहा है एंड उसकी नौकरी लगने नहीं वाली, यानी कि उसकी लग गई है। तभी एग्जैक्ट मोमेंट पर उसको मैसेज आ जाता है कि फिर वही हुआ जो 3 साल से हो रहा है, यानी कि वो फिर से रिजेक्ट हो जाता है, बेचारा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहीं उसे उसका दोस्त भी मिलता है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है एंड वो उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है। तभी उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है एंड वो वहाँ से उठकर एक ब्रिज के पास चला जाता है, जहाँ वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बेघर आदमी पुल से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा होता है। तो चो जिन उसे बचाने के लिए जाता है एंड वो आदमी फिर उसे बोलता है कि यार, अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते क्या। देन वहाँ गो रयोंग एंड मिस्टर इम आ जाते हैं और वो चो जुन को बोलते हैं कि बीच में से हट जाओ, लेकिन चो जुन नहीं हटता है एंड देन बूम, गो उसको एक जोर की लात रखती है। फिर गो उस बेघर आदमी को बोलती है कि भाई तुझे मरने का इतना ही शौक है तो जा कूद जा। तभी चो गो से बहस करने लगता है कि अरे अरे, तुम लोगों को तो इसे समझाना चाहिए और तुम इसे उल्टा उकसा रहे हो। उसी बीच वो आदमी ब्रिज से नीचे कूदने लगता है एंड चो उसे बचाने के लिए जाता है। वो उसे जैसे ही ऊपर खींचने लगता है तो चो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाता है एंड देन हम देखते हैं कि गो उन दोनों को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं चो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है एंड वो सभी भगवानों को थैंक यू बोलने लगता है। तभी उसके हाथ गायब होने लगते हैं एंड वो देखता है कि उसकी बॉडी वहाँ बेड पर अलग पड़ी है एंड वो अलग खड़ा है। तो वो सोचता है कि मैं दो कैसे हो सकता हूँ, कि कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी उसे गो रयोंग भी दिखती है एंड वो बोलता है कि मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मैं जिंदा तो हूँ ना या फिर मैं मर गया, और कहीं आप ग्रिम रीपर तो नहीं। तभी गो बोलती है कि नहीं भाई, तुम जिंदा हो,
लेकिन तुम 3 साल के लिए कोमा में चले गए हो और हाँ मैं एक ग्रिम रीपर हूँ। और वो उसे अपना आईडी कार्ड भी दिखाती है जिस पर लिखा होता है टीम मैनेजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टीम जोमा डियोंग। एंड वो उसे बोलती है कि कंपनी तुम्हारा ध्यान रखेगी क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक अंधेरे से भरे दरवाजे से आगे जाते हैं एंड एक डरावने से रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी गो चो को बोलती है कि बेटा जरा ध्यान से नीचे मत गिर जाना वरना सीधा नर्क में जाओगे, जो कि एक बहुत फनी सीन होता है। तभी गो एक गेट खोलती है एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ कुछ ज़्यादा ही चमक धमक होती है एंड लोग सूट बूट पहने एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम के लिए जा रहे होते हैं। तभी चो पूछता है कि हम कहाँ हैं। देन गो उसे बताते हैं कि हम जमा डियांग में हैं, यानी कि हेवन। वहाँ उसे वो डायरेक्टर से मिलने के लिए ले जाती है और तभी चो पूछता है कि आखिर डायरेक्टर है कौन। एंड वो बोलती है कि द जेड एम्परर, जो कि चाइनीज मैथोलॉजी के हिसाब से किंग ऑफ हेवन होता है। देन हम देखते हैं कि एक स्वीट सी लेडी सबको ड्रिंक एंड दवाई बांट रही होती है। उधर गो भी चो को डायरेक्टर के ऑफिस में छोड़कर चली जाती है एंड बोलती है कि उम्मीद करती हूँ हम दोनों आगे कभी नहीं मिलेंगे। तभी वो लेडी चो के पास आती है एंड बोलती है कि बेटा ये ड्रिंक पी लो, नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी थक गए होंगे। तो वो ड्रिंक पीता है एंड बोलता है कि क्या सच में द जेड एम्परर के बड़े बड़े सींग है, एंड वो आग में नहाता है। देन वो लेडी बोलती है कि ये मैंने पहली बार सुना है। तभी वो उठती है एंड डायरेक्टर में बदल जाती है, जो कि उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूप भी होता है। एंड वो चो को 2 चॉइस देती है कि या तो वो 3 साल के लिए कोमा में पड़े रहे और अपनी माँ को रोता हुआ देखता रहे, या फिर उनके लिए काम करे एंड 6 महीने में कोमा से उठ जाए। और वो उसे बताती है कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पर्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि जब तुम कोमा से उठ जाओगे तो तुम्हें अपनी पसंद की नौकरी भी मिलेगी, अपनी पसंद की टीम मिलेगी एंड अपनी पसंद का सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहोगे। तो वो उनके साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। आखिर ऐसा ऑफर ठुकराएगा भी कौन, कोई पागल ही होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गो रियोंग को पार्क जोंग गिल, जो कि एस्कोर्ट टीम के हेड होते हैं, यानी कि जो आत्माओं को जमा डियोंग तक ले जाने का काम करते हैं। तो पार्क और बाकी कुछ लोग गो रियोंग से बहस कर रहे होते हैं कि उनकी टीम बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है एंड जो भी उनकी टीम काम कर रही है वो काफ़ी फालतू है। एंड पार्क गिल उसको बोलते हैं कि ये फालतू काम करना छोड़ दो, जो लोग खुद मरना चाहते हैं उनको सेकंड चांस क्यों ही देना। तभी गो बोलती है कि वो सुसाइड इसलिए नहीं करते कि ये उनका शौक है, वो बल्कि इसलिए करते हैं कि बाकी सभी लोग उनको इतना मजबूर कर देते हैं एंड सुसाइड करना उनकी आखिरी मदद के लिए एक पुकार होती है। तभी हमें पता चलता है कि गो रियोंग नर्क से आकर वहाँ काम कर रही होती है, जिसकी वजह से बाकी सब लोग जैसे कि पार्क एंड ऑल सभी उनसे चिढ़ते हैं। तभी गो रियोंग डायरेक्टर से मिलती है एंड उन्हें बोलती है कि हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, तो आपको तो हमारे काम से खुश होना चाहिए। तो डायरेक्टर उसको बोलते हैं कि हाँ तुम काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा काम करने का तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है। तभी गो बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम किस किस को बचा लो। और ऊपर से ये मिस्टर इम सिर्फ 8 घंटे काम करता है, अलार्म बजते ही अपने घर चला जाता है। हमें और ज़्यादा आदमी चाहिए, हमारी टीम बहुत ज़्यादा छोटी है। तो डायरेक्टर उसको बोलते हैं कि मैंने कब मना किया कि तुम्हें आदमी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी तुम्हारी टीम में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन इस बार डायरेक्टर खुद ही चो जुन को गो रियोंग एंड मिस्टर इम की टीम में भेज देती है। तभी गो बोलती है कि नहीं मैडम, ये क्या कर रही हो, ये हाफ पागल आदमी नहीं चाहिए। देन चो बोलता है कि हाफ से तुम्हारा क्या मतलब है। तो गो उसको बोलती है कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ सोल, यानी कि आधा इंसान एंड आधी आत्मा। तभी डायरेक्टर उनको दोनों को रोकती है एंड बोलती है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें चो को अपनी टीम में रखना ही होगा। एंड अगर इस बार तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारी पूरी टीम डिसॉल्व कर दी जाएगी एंड तुम्हें नर्क में वापस भेज दिया जाएगा। तो गो फिर हर चीज़ के लिए मान जाती है, आखिर कौन ही मना करेगा जब बात आती है हेवन से नर्क में जाने की। तभी मिस्टर इम के ऐप में एक रेड लाइट जलती है एंड उन्हें एक नई लड़की उनमिन, जो कि एक टीवी राइटर होती है, जो सुसाइड करने के बारे में सोच रही होती है, उसे बचाने का नया काम मिलता है। तो वो तीनों उसे बचाने के लिए जाते हैं एंड पाते हैं कि उसका बाइक से टक्कर लगने वाली होती है। तभी चो उसे बचाने के लिए आगे ही बढ़ता है, लेकिन गो रियोंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरा टाइम ही उस टाइम पर रोक देती है।
जो कि एक डोप सीन होता है। वो उन मिन को बचा लेती है एंड फिर चो को बोलती है कि बेटा तू ये बोला था ना कि किसी भी काम में मत घुस जाना, आगे से शैडो की तरह रह एंड मेरे पीछे ही रहना, कभी अपनी मर्जी से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन मिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है एंड उसकी नेगेटिव एनर्जी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए वो लोग उसकी मेमोरी के अंदर जाने की सोचते हैं। तभी मिस्टर इन का अलार्म बजता है एंड वो बोलता है कि मैडम मेरा घर जाने का टाइम हो गया, मेरी शिफ्ट ओवर। तभी गो बोलती है कि अरे आज रुक जाओ, आज तुम नहीं जा सकते, मैं इस हाफ के साथ इसकी मेमोरी में नहीं जा सकती, ये पता नहीं क्या करेगा। लेकिन फिर भी मिस्टर इन नहीं रुकते एंड वो घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गो चो को बोलती है कि अंदर जाने के बाद कोई भी चीज़ मत छूना एंड मेरे पीछे पीछे ही रहना एंड कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे तुम्हारी बाद में क्लास लगे। एंड अगर तुम्हें डर लग रहा है या तुम नहीं जाना चाहते तो तुम यहीं पे रुक सकते हो। फिर चो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं डरता हूँ, एंड जबकि रियल में वो डर रहा होता है, ये सब हमको दिखता है, लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में वो गो के साथ उन मिन की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ अंदर जाकर वो देखते हैं कि उन मिन को इस स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जा रहा होता है। एंड ये सब तो हमें पता ही है कि कोरियन ड्रामाज में हम देखते आ रहे हैं कि कोरिया में बुलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसे एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों जब उसकी मेमोरी में एक जगह पर थोड़ी देर से ज़्यादा रुक जाते हैं तो तभी सब चीज़ें टूटने लगती है एंड उन दोनों को वहाँ से कोई दूसरा दरवाज़ा ढूंढकर अपने आप को बचाकर उन मिन की दूसरी मेमोरी में जाना होता है। फिर वो दोनों खुद को एक ट्रेन में पाते हैं जहाँ उन मिन की थोड़ी मेमोरी वो देखता है एंड तभी सब कुछ टूटने लगता है, ट्रेन के शीशे टूटने लगते हैं, उनकी तरफ आने लगते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। उसी बीच गो रियोंग से एक चाबी नीचे गिर जाती है एंड चो उस चाबी को उठाकर ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश ही करता है कि एपिसोड नंबर 1 वहीं पर उसी क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो जाता है। अब कल के एपिसोड में हमें पता लगेगा कि वो दोनों किस तरीके से वहां से बचकर दूसरी मेमोरी में जा पाते हैं एंड आखिर ऐसा होता क्या है कि जो उन मिन को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है, और आखिर क्या चो जुन एक अच्छा ग्रिम रीपर बन पाएगा। तो इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, यानी कि मेरी नई वीडियो में, एंड उसके इंतज़ार आपको करना होगा। लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम को वही सब पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।